Hello everyone. Welcome to your own channel Adarsh English Classes. And today I'm going to discuss sample paper of class 9th English annual exam 2024-25. बच्चों, आप लोग जैसा कि यहाँ देख सकते हो, ये आपका सॉल्व पेपर है और सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन 2024-25 का ये है। क्लास 9th है और इंग्लिश है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे वन बाय वन, सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, डील करेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ होने वाला है। चलिए देखते हैं। सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन 2024-25 का है, क्लास 9th इंग्लिश। थ्री सेक्शंस में डिवाइडेड है। 20 मार्क्स रीडिंग सेक्शन का है, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर में आपका 20 मार्क्स है, एंड लिटरेचर इज 40 मार्क्स। Now all the questions are compulsory to answer. So एक भी questions आपको छोड़ने नहीं है. You have to attempt each and every questions. First of all, we are going to discuss reading section A. Now, so read the passage given below and answer the following questions. Right. Now, every morning Ravi gives his brain an extra boost. रवि हर सुबह क्या करता है? अपने ब्रेन को एक्स्ट्रा बूस्ट करता है. We are not talking about drinking strong cups of the coffee or playing one of those mind training video games advertised all over Facebook. क्या कहना चाह रहा है कि हम कॉफ़ी के मजबूत बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीने या फेसबुक पर एडवर्टीजमेंट और वीडियो गेम से किसी तरह का हम यहाँ पर इंटरटेनमेंट की बात नहीं कर रहे हैं. आई जंप ऑन टू माई स्टेशनरी बाइक एंड साइकिल फॉर 45 मिनट्स टू वॉक. कि मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ? एक बाइक साइकिल की बात कर रहा हूँ, जिसमें मैं 45 मिनट्स उसको मैं चलाता हूँ, राइड करता हूँ और फ्रेश हो जाता हूँ. सेज रवि. When I go to my desk, जब मैं अपने डेस्क पर जाता हूँ, my brain is at peak activity for a few hours. कि मेरा ब्रेन एकदम पीक पर होता है, बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल का एक्टिविटी करता है. कुछ घंटों तक मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करता हूँ. आफ्टर हिज मेंटल फोकस कम्स टू हॉल्ट लेटर इन द डे एंड ही स्टार्ट्स इट विथ अनदर स्पोर्ट्स स्पेल ऑफ साइकिलिंग टू बी एबल टू रन इवेंट्स. क्या करता है? जब मैं अपने डेस्क पर जाता हूँ तो कुछ घंटों के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करता हूँ, और जब मैं लास्ट में अपने माइंड को कहीं एक जगह पर रुक जाता है, मेरा ध्यान कहीं रुक जाता है, तो मैं काम निपटाने के लिए फिर से छोटा सा एक साइकिल का एक रनिंग लेता हूँ मैं. नेक्स्ट, सेकंड पैराग्राफ कह रहा है कि राइड वर्क राइट रिपीट. इट्स scientifically proven that system that describes some unexpected benefits of the cycling. In a recent study in the Journal of Clinical and Diagnostic Research, science found that people scores high on test of memory and reasoning and planning after 30 minutes of the spinning on a stationary bike than they did before they rode the bike. And they also completed the test faster आफ्टर पैडलिंग. साइकिल जब चलाते हैं तो जब साइकिल चलाएं या काम करें, साइकिल चलाएं और काम करें, ऐसा करने से क्या होता है? साइकिलिंग भी कर रहे हैं, फिर अपना वर्क कर रहे हैं. ये मेरे मेरे कहने से नहीं, ये एक साइंटिफिकली एक ऐसा सिस्टम है जो इस चीज़ को बताता है, दर्शाता है. जर्नल ऑफ द क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च में भी हाल ही में ये रिसर्च किया गया है कि जो वो साइंटिस्ट होते हैं, उसने पाया क्या कि लोग जो साइकिल चलाने से पहले की तुलना में जो साइकिल पर 30 मिनट तक घूमने के बाद जो एनर्जेटिक फीलिंग आता है, वो बहुत ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा मार्क्स मिले. उन्होंने पैडल मारने के बाद परीक्षण में भी तेज़ी देखा है कि पैडल मारने से हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और वर्क करने के लिए एकदम से एबल हो जाता है. नाउ वी हैव थर्ड पैराग्राफ. थर्ड पैराग्राफ अब आपसे क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से देखिए. कह रहा है एक्सरसाइज
Exercise is like fertilizer to your brain. All those hours spent on exercising your muscles create rich capillary beds not only in legs and hip muscles but also in your brain. More blood vessels in your brain and muscles so mean more oxygen and nutrients to help them work. When you pedal, you also force more nerve cells to fire, and the result you double or the triple for production of those cells and literally building your brain. You also release neurotransmitter, the messenger between your brain cells, so all those cells, new and odd, can communicate with each other for better, faster functioning. That's a pretty प्रोफाउंड बेनिफिट्स टू साइकिलिस्ट। देखिए ये एक साइकिल के बारे में साइकिल की खूबियाँ उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताया जा रहा है कि क्या कह रहा है कि एक्सरसाइज इज लाइक फर्टिलाइजर। व्यायाम क्या है हमारे मस्तिष्क के लिए हमारे ब्रेन के लिए एक फर्टिलाइजर की तरह है। उसमें हमारे मसल्स को एक्सरसाइज में जो जितना हम घंटे बिताते हैं ना कि हमारे लेग्स ओनली एंड दी मसल्स ओनली पूरा माइंड का उसमें जो सेल्स हैं उसका एक्टिविटी बढ़ने लगता है और आपके माइंड में आपके ब्रेन में जितने भी मसल्स होते हैं उनकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर वे में होने लगता है। ऑक्सीजन और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब सही जगह पर पहुंचने लगते हैं। पैडल मारने से क्या होता है कि आपकी जो नर्वस सिस्टम्स हैं जो आपके सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और अंत में क्या होता है कि आपके जो सेल्स हैं वो क्या होता है दुगना तिगने गति से काम करने लगता है। ये चीज़ सारा चीज़ बताया जा रहा है कि एक्सरसाइज इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और साइक्लिस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज। ओके, नाउ द फोर्थ पैरा क्या कह रहे हैं? दिस काइंड दिस काइंड इज स्पेशली इम्पोर्टेंट विथ ईच पासिंग बर्थडे। ठीक है, इस तरह का जो है हर जन्मदिन के साथ विशेष रूप से ये महत्वपूर्ण इसमें ग्रोथ हो रहा है बिकॉज एज वी एज आर ब्रेन्स shrink and those connections weakens exercise restore and protect the brain cells। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जा रही है हमारा ब्रेन श्रिंक होता जा रहा है सिकुड़ता जा रहा है और वे कनेक्शंस वीकेंस होते जा रहे हैं कमज़ोर होते जा रहे हैं। सो एक्सरसाइज हमें क्यों इसीलिए करना चाहिए उनके प्रोटेक्शन के लिए हमें एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि जो हमारे जितने भी हमारे बॉडी में जितने भी नर्व्स हैं वो सब प्रॉपर वे में वर्क करे और अपना इम्पोर्टेंस दे। एंड न्यूरोसाइंटिस्ट से adults who exercise display sharper memory skills and higher connection level, more fluid thinking, and greater problem solving ability than those who are sedentary। इट मीन्स कि न्यूरो साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनमें पैसिव रहने वालों की तुलना में कंपैरिजन में वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं उसकी मेमोरी बहुत शार्प हो जाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी होती है वो एकदम से एक्टिव हो जाता है। नाउ द फिफ्थ पैसेज साइकिलिंग ऑल्सो elevates योर मूड relieves anxiety increases stress resistance and even banishes the blues। Exercise works in the same way as psychotherapy and antidepressants in the treatment of the depression. Maybe later, says Dr. Manzari. A recent study, 26 years of research, find that even some exercise, as little as 20 to 30 minutes a day, can prevent depression over the long term। क्या कहता है साइकिल चलाने से आपका मूड भी अच्छा हो जाता है एंजाइटी से आपको मुक्ति मिलती है और आपका ये जो तनाव होता है जो स्ट्रेस होता है उसको भी हटाता है और उदासी भी दूर होती है। डॉक्टर मंजरी कहती हैं कि जो एक्सरसाइज होता है वो मनोचिकित्सक जो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं उन लोगों की दवाओं की तरह काम करता है। जो डॉक्टर दवा देते हैं उनकी तरह एक्सरसाइज उन मेडिसिन की तरह वर्क करता है और शायद कह रहा है कि 26 साल के रिसर्च के बाद ही ये बताया गया है एक रिसर्च में एक स्टडी में ये पाया गया है कि 20 से 30 मिनट्स अगर आप व्यायाम कर लेते हैं एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आप किसी भी तरह के डिप्रेशन को
ओवरकम कर लेते हैं, प्रिवेंट कर लेते हैं, रोक लेते हैं, राइट। नाउ 6th पैराग्राफ। पैराग्राफ 6, रिमेंबर, याद रखिए क्या, although it's healthy exercise itself is a stress, especially when you are just getting a start or getting back into riding. When you first begin to exert yourself, your body releases a particular hormones to raise your heart rate and blood pressure and glucose level, says Meher Aluwalia, PhD, a professor of the um, integrative साइकोलॉजी एस। क्या कह रहा है कि याद रखिएगी, ऑल दो, हालांकि यह हेल्दी है और अपने आप में एक स्ट्रेस फ्री है, ठीक है, एक तनाव मुक्त है, अपने आप में एक ये स्ट्रेस है, इट्स सेल्फ इज अ स्ट्रेस, ठीक है, ये अपने आप में एक तनाव है। खास करके आप अभी शुरू करते हैं अगर, फिर भी साइकिल की सवारी कर रहे हैं, तब आप पहली बार खुद को मेहनत करना शुरू करते हैं, तब आपका बॉडी में ये हलचल होता है, वो फील होता है कि हम न्यू कुछ चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। आपका बॉडी, आपका जो दिल का धड़कन है, आपका हार्ट बीट है, ब्लड प्रेशर है, उस सब का स्तर बढ़ाने के लिए एक विशेष टाइप का हार्मोन्स को इंक्रीज किया जाता है। इंटीग्रेटिव फिजियोलॉजी के प्रोफेसर जो पीएचडी मेहर आलूवालिया ऐसा कहते हैं, राइट। चलिए, नाउ टाइम टू दी क्वेश्चन आंसर। ये आपका 6 पैरा था जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना है तो यू ऑल आर एबल टू राइट डाउन योर आंसर। पहला सवाल कह रहा है, वाई डज रवि डू अ सर्किट ऑफ राइट वॉक राइट, ठीक है, तो रवि जो है वो ऐसा क्यों करता है, कभी काम करता है, कभी रेस्ट लेता है, साइकिलिंग चलाता है, फिर रेस्ट, फिर साइकिलिंग चलाता है, फिर वर्क करता है, वो इस तरह का क्यों कर रहा है, राइट वर्क एंड राइट, इस तरह से वो क्यों कर रहा है। नाउ यू हैव 4 ऑप्शंस। फर्स्ट वन, बिकॉज ही वांट्स टू स्टे फोकस्ड, because after cycling to work his brain is at the peak of activity level, yes, very good, and the C one, both A and B, and the D, neither one nor B, ना ही एक और ना ही दो। now let's see your answer. Okay, so your answer will be option C, both A and B. Now the next question, what are the some benefits of cycling on the brain according to the passage, and you have to write down the answer at least 40 words. साइकिल चलाने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं जो कि पैसेज में बताया गया है, पैसेज से बाहर एक वर्ड नहीं लिखना है, आपको अपने मन से आंसर नहीं देना है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज आंसर करना है। नाउ योर आंसर विल बी, साइकिलिंग enhances memory, reasoning and problem solving ability, right, and it increases oxygen and nutrient supply to the brain, तो ब्रेन को क्या क्या सप्लाई देता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट, helps fire more nerve cells and produce neurotransmitter, it also improves focus and reduce stress and protect brain cells from age related decline। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्या क्या करता है, ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट को सप्लाई करता है, नर्व सेल्स को हेल्प करता है, और न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस करता है, और ऑल्सो ये और क्या क्या करता है, तो फोकस में इम्प्रूव करता है, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, और ब्रेन सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, राइट। तो ये आपका आंसर था। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। सो 2 हो गया, थर्ड देखते हैं क्या है। थर्ड में कह रहा है कि कंप्लीट दिस सेंटेंस अप्रोप्रिएटली, ठीक है, अब सेंटेंस को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। नाउ यू हैव वन सेंटेंस, सेंटेंस है, एक्सरसाइज इज लाइक फर्टिलाइजर फॉर योर ब्रेन बिकॉज इट क्रिएट्स रिच कैपेबलरी बेड्स दैट प्रोवाइड्स मोर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू हेल्प देम वर्क। तो यहाँ से आपका fill in the blanks है, more oxygen and nutrients to help them work. Now next,
Question number 4. Find word or phrase from the passage which means the opposite of abstain from the functioning para 6. तो आपको एक वर्ड दिया गया है abstain, उसका अपोजिट ढूंढना है। ये 4th नंबर सवाल है, राइट। सो योर आंसर विल बी एक्सर्ट, ठीक है। abstain का अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्सर्ट हो जाएगा। Question number 5th. Complete the sentence appropriately. In a recent study, scientists found that people scored higher on test of memory and reasoning and planning after dash minutes of spinning on a stationary bike. तो स्टेशनरी बाइक के लिए आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है। चलिए आंसर देखते हैं। सो योर आंसर विल बी, in a recent study, scientists found that people scored higher on the test of memory. रिसेंटली रिसर्च में क्या पाया गया है कि जो लोग होते हैं वो हाई स्कोर कर रहे हैं टेस्ट ऑफ द मेमोरी में। तो उनका जो अध्ययन में पाया है ऐसा साइंटिस्ट ने कि जो स्टेशनरी बाइक पर कुछ मिनट घूमने के बाद लोगों में क्या हो जाता है, लोगों में मेमोरी बढ़ जाती है। हायर ऑन टेस्ट ऑफ द मेमोरी, उनकी मेमोरी बढ़ जाती है, उसकी स्मृति याद करने की क्षमता बढ़ जाती है। रीजनिंग तार्किक क्षमता बढ़ जाती है। प्लानिंग आफ्टर 30 मिनट्स स्पिनिंग एंड स्टेशनरी बाइक, ऐसा 30 मिनट का वहाँ जिक्र किया गया है आपके पैसेज में। सो यू हैव टू फिल अप 30, ओके। 30 विल बी योर आंसर। मिनट्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हाउ डज एक्सरसाइज बेनिफिट्स द ब्रेन अकॉर्डिंग टू द पैसेज। आंसर इन अबाउट 40 वर्ड्स, ठीक है। हाउ डज एक्सरसाइज, कैसे कैसे हमें बेनिफिट्स मिलता है एक्सरसाइज के जरिए हमारे ब्रेन को, पैसेज में जो बताया गया है वो आपको लिखना है। योर आंसर विल बी, एक्सरसाइज इंक्रीजेज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई टू द ब्रेन। कैसे? ये जो एक्सरसाइज होता है वो ब्रेन को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। एंड स्टिमुलेट्स नर्व सेल्स ग्रोथ, इन्हांसेस न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिविटी एंड इट इम्प्रूव मेमोरी एंड फोकस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो इतनी सारी चीज़ें करके वो क्या करता है, एक्सरसाइज के बेनिफिट्स हैं। ये सारे क्या हैं? दिस ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ द एक्सरसाइज। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी ऑल्सो हेल्प प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम एजिंग एंड कॉग्निटिव डिक्लाइन, कि भाई आपका एज का जो इफेक्ट पड़ता है ब्रेन पे वो नहीं पड़ेगा, प्लस में आपकी जो ज्ञान है, कॉग्निटिव क्षमता है, उसको भी डिक्लाइन होने से बचाएगा, उसको भी प्रॉपर इन्हांस करके रखेगा। तो ये सारे क्या थे? दिस ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ द एक्सरसाइज। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज choose the correct sequence. Question number 7. Based on the understanding of the passage, choose the options that list the correct sequence to how is exercise itself a stress. एक्सरसाइज कैसे अपने आप में एक स्ट्रेस है, ये आपको सेक्वेंस में लगाना है, ठीक है। दिया हुआ है, सेंटेंसेस गिवन है, आपको सीक्वेंस में लगाना। जैसे पहला करा था, बॉडी रिलीजेज पर्टिकुलर हार्मोन्स। सेकेंड है, एज वन गेट्स फिटर it takes a longer and more rigorous exercising in trigger the same response. नेक्स्ट कह रहे हैं, थर्ड ऑप्शन इज as soon as one start exercising the body react immediately. And fourth one, that hormones raises one's heart rate, blood pressure and blood glucose level. So इसका सही सीक्वेंस है ऑप्शन नंबर थर्ड, 3142, 3142, ऑप्शन नंबर थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 8. According to the above passage, what is the work of the
न्यूरोट्रांसमीटर, पैसेज के अकॉर्डिंग न्यूरोट्रांसमीटर का वर्क बताइए, क्या काम है न्यूरोट्रांसमीटर का? नाउ लेट्स सी योर आंसर. ओके, सो what is the work of the neurotransmitters? Your answer will be neurotransmitters are messengers between brain cells and allow them to communicate better and faster. तो ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है? ये एक मैसेंजर की तरह वर्क करता है जो ब्रेन सेल्स को सारी चीज़ें बताने के लिए अलाउ करता है, कम्युनिकेट करता है, एक तरह से बेटर और फास्टर वे में करता है, इम्प्रूविंग कॉग्निटिव फंक्शंस लाइक मेमोरी, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग. तो इन सब चीज़ों में सूचना पहुंचाने का काम करता है, राइट. मैसेंजर मतलब क्या? सूचना पहुंचाना. अगर आपको चींटी काट रही है, तुरंत ब्रेन को पता चलता है, आपको फील होता है अरे ये चींटी काट रही है. तो ये क्या है? ब्रेन को मैसेज पहुंचता है और वो न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ वी हैव अगेन अ पैसेज. क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक पैसेज है, हम लोग इसको भी देखेंगे, राइट. पैसेज नंबर 2. रीड द फॉलोइंग पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस. ठीक है, पोएम दिया गया है, पढ़िए और आंसर करिए. So, human life changes constantly over time. Mobile phones were previously seen only among few high-class peoples and were considered as something lavish. Then slowly, even the average or the common man on the street, like a cobbler or the vegetables vendor, could be seen having a cell phone. So, in the world today, even young kids and school-going children are found busily chatting away on their mobile phones. So now kids as a young as 7 and 8 to have started owning a mobile phone and welcome to the new age world. तो क्या बताया जा रहा है मोबाइल फ़ोन के बारे में कि समय के साथ इंसानों की ज़िंदगी में लगातार चेंजिंग आता है, आ ही रहा है. पहले मोबाइल फ़ोन सिर्फ बड़े बड़े हाई क्लास के लोगों के पास देखा जाता था, लेकिन आजकल आजकल तो मतलब सड़क चलते आम आदमी से लेकर के कॉबलर और सब्जी बेचने वाला तक के सबके हाथ में सेल फोन आप देख सकते हो. इवन कि छोटे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनको भी आप देखोगे कि मोबाइल फ़ोन में गेम वगैरह में खूब बिजी हैं. 7-8 साल के छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल फ़ोन रखने लगे हैं. तो ये क्या है? नए ज़माने में आपका वेलकम है. वेलकम टू द न्यू एज वर्ल्ड. तो नया ये डिजिटल वर्ल्ड में आपका स्वागत है. ये था फर्स्ट पैरा. सेकंड पैरा क्या कह रहा है? सेकंड पैरा इज सेइंग दैट study recommended that mobile phones should only be given to the children above 16 years of age. ठीक है, बढ़िया बात बोल रहा है कि मोबाइल फ़ोन किनको देना चाहिए? 16 वर्ष से अधिक बच्चों को ही दिया जाना चाहिए, सभी बच्चों को नहीं देना है. Now, children below the age of 16 should not be given mobile phones since their brain is too sensitive to withstand the effects of the mobile radiation. कि छोटे बच्चे 16 साल से कम के बच्चों को तो मोबाइल देना ही नहीं चाहिए. मोबाइल में एक तरह का रेडिएशन निकलता है जो बच्चे के मासूम सेंसिटिव बना देगा या सेंसिटिव पार्ट को इफेक्ट कर देगा उस रेडिएशन से. इसीलिए बच्चे को मोबाइल फ़ोन देना ही नहीं है. 16 साल से नीचे के बच्चों को मोबाइल फ़ोन नहीं देना है. फिर आगे है सिंस द टिश्यूज इन द ब्रेन, कि ब्रेन का जो टिश्यूज होता है एंड द बॉडी आर स्टिल डेवलपिंग, सो दीज रेडिएशंस कैन कॉज सेल्स डैमेज. कि जैसे छोटे बच्चों में जो ग्रोथ होता है, उसके ब्रेन का ग्रोथ होता है, उसके बॉडी का डेवलपमेंट होता है, रेडिएशन के कारण वो सेल्स डैमेज हो जाएंगे, ग्रोथ रुक जाएगा ड्यू टू दी absorption of the radiation. ऑब्जर्पोशन, और इसको हम ऑब्जर्प्शन पढ़ सकते हैं. इसको क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे? ऑब्जर्प्शंस. ऑब्जर्प्शंस ऑफ रेडिएशन चिल्ड्रंस कैन हैव severe health issues, although adults also get affected by these radiations. It will be more severe in children because of increased absorptions of these radiations level. Experts also believe there is a link between childhood cancer and mobile phones uses among children. तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है
कि जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे का जो बॉडी होता है, उसका जो सेल्स जो डेवलप हो रहा होता है, वो सारे डैमेज हो जाते हैं। इससे बहुत तरह का हेल्थ इश्यूज़ आ जाता है। हालाँकि कहा गया है कि जो इससे जो एक तरह का रेडिएशन निकलता है, इंक्रीज़ होता है रेडिएशन, ये सारे एक्सपर्ट ने ये माना है, इस चीज़ पर रिसर्च किया है कि वो बच्चों के लिए गंभीर हो सकता है। और रिसर्चर्स का ये भी मानना है कि बचपन में जो कैंसर और मोबाइल फ़ोन से के बीच में दोनों के बीच में एक संबंध है। मतलब कहना है कि मोबाइल फ़ोन से ऐसा भी कुछ डिज़ीज़ हो सकता है, बच्चों को दूर रखिए। थर्ड पैरा कह रहा है, अ सर्वे वाज़ conducted to get the views of the parents and the teachers as to whether the children below 16 years of age should be given mobiles or not. देखिए, कह रहा है कि एक सर्वे कंडक्ट किया गया था ये जानने के लिए कि 16 साल से कम बच्चे को मोबाइल दिया जाना चाहिए या नहीं। ठीक है, सो these responses received were formulated into a pie diagram as under. तो अब आप इसी चीज़ को एक पाई चार्ट और दी डायग्राम के ज़रिए आपको समझाया जा रहा है, राइट? चलो, ये है आपका डायग्राम, इसके ज़रिए आपको अब आंसर करने हैं नाउ। ओके, टाइम टू द आंसर। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज answer the following questions based on the passage above. Complete the sentence appropriately. In the world today, even young kids and school-going children are found busily chatting away on their mobile phones. So, indicating that mobile phones usage has become common among dash among dash। देखिए क्या कह रहा है कि द वर्ल्ड टुडे, आज की इस दुनिया में क्या देखा जा रहा है, छोटे बच्चे स्पेशली जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं उनको भी आप मोबाइल पे बिजी पाते हैं। तो इससे क्या दर्शाता है कि मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा आम हो गया है एकदम। चलिए यहाँ पे हम लोग आंसर देखेंगे। ओके, सो योर आंसर विल बी become common among younger age groups, right? Younger age groups. Now next question. Second question. Fill in the blanks with an appropriate response. According to the studies, children below the age of 16 should not be given mobile phones due to the sensitivity of their brain and body tissues, as their developing cells are more susceptible to dash. Your answer will be the harmful effects of mobile radiation. The harmful effect of mobile radiation, your answer is. Now next question. Justify the statement. Mobile phone radiation can have more severe health effect on children below the age of 16 compared to adult. कि एडल्ट के तुलना में छोटे बच्चों को ये मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसको इस स्टेटमेंट को क्या करना है, जस्टिफाई करना है। नाउ योर आंसर विल बी चिल्ड्रंस ब्रेन एंड बॉडी टिश्यूज आर स्टिल डेवलपिंग, क्योंकि उस समय बच्चा का क्या होता है, 16 एज से कम के बच्चों का ब्रेन और बॉडी टिश्यूज ग्रो कर रहे होते हैं, डेवलप कर रहे होते हैं, एंड मेकिंग देम मोर vulnerable to radiation absorptions. So the increased absorptions of the radiations can lead to severe health risk, including cells damage and a potential links to childhood cancer as per expert studies। कि जैसा कि एक्सपर्ट में स्टडीज़ में बताया गया है कि ज़्यादा मोबाइल फ़ोन बच्चे अगर चला रहे हैं 16 साल से कम के, तो उनको कैंसर जैसे बीमारी का भी डर है बच्चों को भी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, जैसा कि ग्राफ में दिखाया गया था, व्हाट परसेंटेज ऑफ द पेरेंट्स एंड टीचर्स आर अगेंस्ट गिविंग मोबाइल फोन्स टू अ स्टूडेंट इन एनी सिचुएशन। कि उस ग्राफ के अकॉर्डिंग कितने परसेंटेज पेरेंट्स चाहे टीचर्स ऐसे हैं जो मोबाइल फ़ोन बच्चों को देने के खिलाफ में हैं। तो उसमें हमने देखा था कितना है,
नहीं देखा है तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ देखो 53 नो नेवर एकदम नहीं देना है। ठीक है। यस बट नॉट ड्यूरिंग क्लास आवर्स 30% देना है लेकिन क्लास आवर में नहीं देना है। अगला है यस बट ओनली इन इमरजेंसी कि हाँ ठीक है देना है लेकिन इमरजेंसी रहेगी तो 20% लोगों ने ऐसा माना है कि देना है, लेकिन 53% ने माना है कि नहीं। टीचर्स और पेरेंट्स ने भी माना है कि बच्चे को मोबाइल नहीं देना है। ये आपका ग्राफ था। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 53। क्वेश्चन नंबर 5। Info from the passage is mobile phones becoming increasingly common among younger age groups. So your answer will be yes, mobile phones are becoming increasingly common among younger एज ग्रुप्स की। हाँ मोबाइल फ़ोन क्या हो गया है, इतना ज़्यादा इसका इंक्रीज बढ़ा है कि ये छोटे बच्चों के ग्रुप में ये ज़्यादा देखा जा रहा है, ज़्यादा यूज कर रहे हैं बच्चे। एज इवन चिल्ड्रन एज यंग एज 7 और 8 नाउ ऑन मोबाइल फ़ोन्स कि बच्चे जो 6-7 साल 8 साल के बच्चे हैं उनका भी अपना अपना फ़ोन है। राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, pick out the word or phrase from the passage which means the same as extravagant used in para 1. So your answer will be option B, lavish. क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, lavish. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7. Considering the potential health risk associated with mobile phone radiation for children, what measure could be taken to address that issues while still allowing children to benefit from the mobile phone usage? ठीक है। अभी बोल रहा है कि could be taken to address कि बताइए दिस इशूज इतने सारे हैं, स्टिल अलाउइंग चिल्ड्रन टू बेनिफिट्स क्या हैं बच्चों को मोबाइल से, ये भी बताना है। नाउ योर आंसर विल बी ओके। आंसर है रेस्ट्रिक्ट मोबाइल फ़ोन्स यूज टू इमरजेंसी और इसेंशियल कम्युनिकेशन कि मोबाइल फ़ोन एकदम बैन लगा दो, सिर्फ बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है या किसी आवश्यकता वाली बात है तभी बात कराना है, तभी बच्चों को देना है। अच्छा दूसरा क्या करना है, इनकरेज करना है हैंड्स फ्री यूजेज एंड लिमिट स्क्रीन टाइम कि चलो दूर रख के बात करो और लिमिट टाइम दे दो भैया, 5 मिनट देंगे 10 मिनट देंगे, टाइम एकदम फिक्स है। थर्ड कह रहा है एजुकेट चिल्ड्रन अबाउट सेफ मोबाइल फ़ोन प्रैक्टिसेस, बच्चे मोबाइल फ़ोन से प्रैक्टिस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आगे है प्रमोट पेरेंटल कंट्रोल एंड स्कूल रेस्ट्रिक्शंस ऑन मोबाइल यूजेज कि हाँ ये भी होना चाहिए कि स्कूल से टीचर के जरिए भी और पेरेंट्स के द्वारा भी बच्चों को मोबाइल फ़ोन में रेस्ट्रिक्शंस होना चाहिए। नाउ 8th नंबर क्वेश्चन इज पिक द राइट ऑप्शंस। ठीक है, राइट ऑप्शन पिक करना है। मोबाइल फोन शुड बी गिवन टू चिल्ड्रन अबव 16 ईयर्स ऑफ एज, पहला कह रहा है स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 कह रहा है द ब्रेन ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 16 इज टू सेंसिटिव टू विथस्टैंड द इफेक्ट ऑफ द मोबाइल रेडिएशन। अब बताना है कि दोनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला तो कह रहा था कि फ़ोन नहीं देना है 16 साल से कम उम्र के बच्चे को। दूसरा कह रहा द ब्रेन ऑफ द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 16 इज टू सेंसिटिव टू विथस्टैंड द इफेक्ट ऑफ द मोबाइल रेडिएशन। ठीक है, तो कह रहा है कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट द स्टेटमेंट 2 इज ट्रू कि पहला तो गलत है लेकिन दूसरा सही है। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी आर इन अ सेक्शन बी। अब हम लोग कहाँ पर है, सेक्शन बी में है, जो कि हमारा राइटिंग स्किल्स है एंड ग्रामर है। 20 मार्क्स का है ये, केयरफुली आपको करना है। ग्रामर पोर्शन में आ गए हो,
अब यहाँ पर राइटिंग और ग्रामर का कॉम्बिनेशन चलेगा। अब आपको अपना सेफ जोन में है, समझिए। चलिए, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ 1 एंड 2 दो दिया गया है, बोल रहा है कि दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। पहला है राइट अ ब्राइव डिस्क्रिप्शंस ऑफ महात्मा गांधी यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो, कि यहाँ पर जो क्लूज दिए गए हैं इनका यूज करके महात्मा गांधी पर एक डिस्क्रिप्टिव स्केच बनाइए उनका। ठीक है, ये देखो, ये महात्मा गांधी हैं। कितने वर्ड्स में बनाना है? हाउ मेनी वर्ड्स? 1 to 120 वर्ड्स। 1 से लेके 120 वर्ड एटलीस्ट मिनिमम है, इतना वर्ड्स में आपको लिखना है। नाउ लेट्स सी योर आंसर। चलिए, अब हम देखते हैं। आई हैव ऑलरेडी डन फॉर यू। डिस्क्रिप्शन राइटिंग है, महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट सोशल एंड रिलीजियस लीडर नॉन एज द फादर ऑफ द नेशन इन इंडिया। ठीक है, राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। ही स्ट्रांगली बिलीव्ड इन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, वाह, एंड प्लेड अ की रोल इन इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, की बढ़िया सा रोल प्ले किया था भारत में स्वतंत्रता के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए। एंड ही एडवोकेटेड फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड रिस्पेक्ट ऑल रिलीजियस, कि भाई सारे धर्मों को इन्होंने माना है, भाईचारे की भावना रखता था। थ्रू मोमेंट्स लाइक सत्याग्रह भी किया है, नॉन कॉपरेशनल भी किया है। ही इंस्पायर मिलियन टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल पीसफुली, ब्रिटिश के साथ पीसफुली लड़ा है, ये नॉन वायलेंस लड़ा है। ऑन जनवरी 30 1948 ही वॉज एसेसिनेटेड बाई नाथूराम गोडसे, इस तारीख को नाथूराम गोडसे के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मारी थी। अ ट्रेजिक मोमेंट ऑफ इन इंडिया हिस्ट्री, और वो इंडिया के हिस्ट्री में बहुत दुखद दिन था। तो ये क्या था? ये था आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग महात्मा गांधी के ऊपर, राइट। अगला क्या है? अच्छा, इसमें एक और भी है, जरा इसको देखिए। कह रहा है और में आप रमेश या रश्मि हैं, विजिटेड द पब्लिक गार्डन टू जू एट कानपुर में आप गए हैं, जू में गए हैं। यू नोटिस दैट सम विजिटर्स वर टीजिंग एनिमल्स, आपने देखा कि कुछ जो विजिटर्स आए हैं वो एनिमल्स को टीज कर रहे हैं, सता रहे हैं। अब एक शॉर्ट पैरा लिखना है, एनिमल टीजिंग यूजिंग द विजुअल बिलो, तो उस पर आपको लिखना है और इन सारे वर्ड का आपको यूज भी करना है। चलिए, शॉर्ट पैरा हम लोग लिखे हैं। हालांकि दोनों में से कोई एक ही करना है, लेकिन मैंने आपको सिखाना है, बताना है, तो मैंने दोनों किया है आप लोगों के लिए। नाउ हेडिंग क्या डालेंगे? एनिमल टीजिंग। लास्ट सैटरडे आई विजिटेड द सिटी जू विथ माई फैमिली, वी वर हैविंग फन वॉचिंग मेनी एनिमल्स व्हेन आई नोटिस 2 किड्स टीजिंग अ मंकी नियर इट्स केज। तब हम लोग क्या देख रहे हैं? जू में हम लोग घूमने गए हैं फैमिली के साथ। क्या देख रहे हैं कि दो बच्चे हैं, वो केज वाले मंकी के पास बैठे हैं और उनको चिढ़ा रहे हैं, टीज कर रहे हैं। देवर स्क्रीमिंग एंड पॉकिंग द मंकी विद अ स्टिक, कि एक स्टिक लेकर के मंकी को छेड़ रहे हैं। द मंकी पैनिक्ड हो रहा है, स्टार्टेड मेकिंग लाउड नॉइज, जोर जोर से चिल्ला रहा है। द जू कीपर अराइव्ड एंड फाइंड द फैमिली फॉर देयर बिहेवियर, अब जू कीपर आता है, उसकी फैमिली को बुलवाता है और फाइन वसूल करता है कि आपके बच्चे ऐसे कर रहे हैं मेरे एनिमल्स के साथ। टीजिंग एनिमल्स इज क्रूअल एंड अनफेयर, कि भाई ये देखो, जानवरों को सताना बहुत ही गंदी बात है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। दिस इज अ क्रूअल एंड अनफेयर थिंग एंड द पीपल शुड रिस्पेक्ट देम एज लिविंग बींग्स, है ना। तो ऐसे एक लिविंग बींग की तरह उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, उनको सताना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था मंकी जिनको सताया जा रहा है ना। 4th नंबर सवाल क्या कह रहा है? रीड द गिवन लाइन्स, कंप्लीट द स्टोरी 100 and 120 वर्ड्स, गिव अ सुटेबल टाइटल टू योर स्टोरी, अटेम्प्ट एनी वन। ठीक है, इसमें भी एक करना है, 100 से 120 शब्दों के बीच में करना है। ठीक, पहला कह रहा है कि अवॉक वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस डैश। ठीक है, इसका हेडिंग क्या डालेंगे? बोला था ना कंप्लीटिंग द स्टोरी। ठीक है, टाइटल डालेंगे द अनएक्सपेक्टेड फेम, कि भाई मैंने नहीं जाना मुझे कैसे इतना बड़ा फेम मिल गया है।
आई अवॉक, मैं सुबह जागा वन मॉर्निंग एंड फाइंड माई सेल्फ फेमस, कि मैं जागा और मैं एकदम से फेमस हो गया हूँ। पता चल रहा है कि मैं एक बड़ा फेम कमा लिया है मैंने। एट फर्स्ट आई थॉट इट वॉज अ ड्रीम बट सून माई फोन वॉज फ्लडेड विद दिस कॉल्स एंड मैसेजेस। पहले पहले मुझे लगा कि मैं तो बड़ा प्यारा सा सपना देख रहा हूँ, लेकिन फिर मैंने देखा फ़ोन में मेरे हज़ारों मैसेजेस तैर रहे थे, मतलब आ गए थे, कॉल्स भी बहुत सारे आए थे। माई पिक्चर्स वॉज ऑन सोशल मीडिया, ओह हो वाओ, एंड एवरी वन वॉज टॉकिंग अबाउट मी, सभी लोग मेरे बारे में बात करें, मैं फेमस हो गया था ना। सो इट टर्न out a video of me helping an elderly man across a busy road had gone viral, कि मैंने एक बुजुर्ग को रोड पार करवाया था ना, वीडियो वायरल हो गया है। पीपल अप्रिशिएटेड माई काइंडनेस एंड आई वॉज इवन इन्वाइटेड टू अ टीवी शो। टीवी शो में इनवाइट किया गया है बंदा। इट वॉज एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस एंड आई रियलाइज दैट स्मॉल गुड डीड्स कैन मेक अ बिग इम्पैक्ट, कि छोटे छोटे अच्छे काम भी आपको बड़ा रिजल्ट दे सकते हैं, ये मुझे रियलाइज़ हुआ। तो ये क्या था? ये आपका एक अनएक्सपेक्टेड स्टोरी था, जिसमें कि टाइटल है अनएक्सपेक्टेड फेम, कि कैसे मैं सुबह उठा तो एकदम से रातों रात में बिजी सेलिब्रिटी बन गया। नाउ सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज़रा देखिए। कह रहा है कि योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड यू डिसाइडेड टू गिव अ सरप्राइज सेलिब्रेशन टू योर पेरेंट्स ऑन देयर वेडिंग एनिवर्सरी, सो मेक अ डायरी एंट्री। देखो डायरी एंट्री लिखने बोल रहा है, ठीक है। सेलिब्रेशन विद द हेल्प ऑफ हिंट्स गिवन बिलो, तो कुछ कुछ हिंट्स यहाँ दिया गया है नीचे। इस हिंट्स के जरिए आपको क्या लिखना है, डायरी एंट्री लिखना है। सो डायरी एंट्री लिखेंगे हम लोग सरप्राइज सेलिब्रेशन, डायरी एंट्री फॉर अ सरप्राइज सेलिब्रेशन। पहले डेट लिखना होता है, डेट लिख दीजिए, फिर लिखिए डियर डायरी, टुडे टुडे वॉज एन अनफॉरगेटेबल डे, कि एकदम नहीं भूलने वाला एक दिन है आज का जो दिन है। माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड आई प्लान अ सरप्राइज फॉर माई पेरेंट्स ऑन देयर वेडिंग एनिवर्सरी, मैंने अपने पेरेंट्स के लिए वेडिंग एनिवर्सरी सरप्राइजिंग प्लान किया था। एट 11:30 p.m. we parented to have an argument. My parents were confused and asked my grandparents what was happening. Nervously, that removed a cloth covering an item on the dining table. As they uncovered it, so they were astonished. चौंक गए लोग देख करके, जैसे ही पर्दा हटाया गया। शी अ वेरी ब्यूटीफुल डेकोरेटेड केक, आहा टेबल पे मस्त केक रखा हुआ सजाया हुआ। एंड माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड आई विश देम हैप्पी एनिवर्सरी। इसमें दादा और पोता मिल करके एक अपने मम्मी पापा के एनिवर्सरी में एक एनिवर्सरी प्लान किया है, एक पार्टी प्लान किया है, ऑर्गेनाइज किया है। मम्मी पापा के लिए सरप्राइज सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज किया है। आगे है आई विश देम हैप्पी एनिवर्सरी एंड वी ऑल सेलिब्रेटेड विद सॉन्ग्स एंड लाफ्टर। इट वॉज अ वंडरफुल इवनिंग फील्ड विथ जॉय एंड लव। तो ये क्या था, ये एक आपका डायरी एंट्री था, ठीक है। लास्ट में अपना नाम लिखेंगे, फिर डायरी को बंद करके सो जाएंगे। ये था डायरी एंट्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कंप्लीट एनी 10 ऑफ द 12 ऑफ द फॉलोइंग टास्क एज डायरेक्टेड, ठीक है। तो 12 में से 10 आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट है एज द डेज पास्ट आई डैश हिज शैडो, हिज शैडो। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन ए। एज द डे पास्ट, जैसे ही दिन बीत गया, आई बिकम हिज शैडो। क्वेश्चन नंबर 2 इज रीड द फॉलोइंग कन्वर्जेशन एंड कंप्लीट द पैसेजेस गिवन बिलो। तो एक छोटा सा डायलॉग फॉर्म दिया हुआ है, इसको पढ़ना है। पैसेज दिया हुआ है, इसको देखना है। ग्रास ऑफर प्लीज गिव मी ग्रेन एंड व्हाट वर यू डूइंग इन समर। A grasshopper appealed to an ant to give him grain, but the ant wanted to know from him dash। वो जानना चाहता था कि तुम समर में क्या किया था जब
ग्रेन इकट्ठा करने का टाइम था तब क्या किया था तुम? योर आंसर इज द ग्रासहॉपर अपील्ड टू एन आंट to give him grain. The aunt wanted to know from him what he had been doing in summer. वो जानना चाहते थे कि तुम समर के पूरे महीने में क्या किया, पूरे सीजन में क्या किया. Now the question number third. We dash disturb the committee for such a trivial matter. कि हम लोग क्या करेंगे? डिस्टर्ब द कमिटी फॉर सच अ ट्रैवल मैटर. तो नहीं करेंगे. तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर. शुड नॉट, वी शुड नॉट डिस्टर्ब, कि हमें आपकी कमेटी को किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. नाउ द फोर्थ वन, आइडेंटिटी और आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस. अब यहाँ पे आपको एरर भी बताना है और करेक्शन भी बताना है क्या होगा. सो लेट्स सी क्या होगा यहाँ पे. एरर आइडेंटिफिकेशन में, एरर में हो जाएगा वॉच अ मूवी और करेक्शन में होगा गो टू वॉच अ मूवी. क्या हो जाएगा? गो टू वॉच अ मूवी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. माई ब्रदर विल गो टू वॉच अ मूवी व्हेन हिज फ्रेंड. मेरा भैया मूवी देखने जाएगा जब उसके दोस्त क्या होंगे? तो उनके दोस्त है ना, हिज फ्रेंड, उसका दोस्त आएगा, कम्स. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी. Now the question number 6. Fortunately, dash of the children were hurt. Fill in the blanks with the determiner. तो determiner के साथ यहाँ पे आपको fill करना है. तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा fortunately none. क्या हो जाएगा? None. None of the children were hurt. Next question है question number 7. Read the following conversation and complete the passage given below. पहला है कि मदर कह रही है कि यू फिनिश्ड योर होमवर्क. सन कह रहा है सॉरी मदर आई फेल अस्लीप. द मदर आस्क द सन इफ ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क. द सन अपोलाइज्ड एंड सेड. माँ तो कह रही है कि होमवर्क बना लो, लेकिन बच्चा क्या कह रहा है? द सन अपोलाइज्ड एंड सेड दैट ही हैड फॉलन स्लीप. वो सोना चाहता है, उसे नींद आ रही है, अब नहीं पढ़ेगा वो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. Select the word which should be edited in the following sentence to make them grammatically correct. So, Harry lent Irish books to me on yesterday. Grammatically correct. So, option B will be your answer. On. Now, the 9th number question. Read the following conversation and complete the passage given below. Mohit, when will your second unit test start? Ankita, my second unit test will start in the second week of the August. So Mohit asked Ankita. तो ये लोग दोनों कन्वर्जेशन कर रहे हैं. तो मोहित ने अंकिता से क्या पूछ लिया? योर आंसर विल बी मोहित आस्क अंकिता व्हेन हर सेकंड यूनिट टेस्ट वुड स्टार्ट. ठीक है, वुड स्टार्ट. 10th नंबर सवाल कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मॉडल वर्ब. है ना, किससे भरना है? मॉडल वर्ब्स. सो द क्लास इज डिसमिस्ड. यू कैन. ऑप्शन बी कैन लिव नाउ. क्लास खत्म हो गया, आप जा सकते हो. नाउ दी 11th नंबर. हालांकि 10 ही बोला है करने के लिए. ठीक है. चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द पैराग्राफ. वाइफ कह रही है आवर सन पिक्स अप मनी वट एवर आई हाइड इट. हस्बैंड कह रहे हैं हाइड इट इन हिज बुक्स सो ही विल नेवर फाइंड इट देयर. कह रहा पैसे रखता हूँ तो निकाल लेता है. तो कह रहा है कि पैसा उसकी बुक में रखो, कभी नहीं निकालेगा क्योंकि बुक पढ़ता ही नहीं है वो. है ना. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा. देयर सन हैड पिक्ड अप मनी. A worried wife told her husband that their son had picked up money whatever she hid it. कि जब भी छुपाती हूँ पैसा वो निकाल लेता है. नेक्स्ट कह रहा है ऑप्शन बी.
ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। 12th नंबर कह रहा है कि सेलेक्ट द वर्ड विच शुड बी एडिटेड इन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक देम ग्रामेटिकली करेक्ट। आई हैव रोट हिज सॉन्ग्स यस्टरडे। देखिए, तो इसमें जो ग्रामेटिकली करेक्ट है ऐसे वर्ड को फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा 12th का? योर आंसर विल बी आई रोट दिस सॉन्ग यस्टरडे। आई रोट दिस सॉन्ग यस्टरडे। हैव नहीं लगेगा क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट में जा रहा है, लेकिन यहाँ क्या चाहिए, भी2 चाहिए। ठीक है, ये पास्ट में जरा मैंने लिखा, मैंने किया, सो इस तरह का सेंस आना है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी में, जो कि हमारा लिटरेचर पार्ट है। ठीक है, लिटरेचर पार्ट है, 40 मार्क्स का है। चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द 1 और 2। ठीक है, तो ये पहले आपको दे दिया है, क्या पोइट्री दे दिया गया है। रैन ऑन द रूफ का है। When the humid shadow hover over all the शायरी स्पेयर्स एंड melancholy darkness, इसको आप लोग पढ़ लेना। पढ़ने के बाद आप लोग आ जाओ जंप टू द क्वेश्चन आंसर में। तो व्हाट डज स्टारी स्पेयर्स मीन्स, ये स्टारी स्पेयर्स का मतलब क्या होता है। नाउ यू हैव टू गिव द आंसर। योर आंसर विल बी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। Option B will be your correct answer. A sky filled with stars. Now, question number 2. What is the favorite activity of the poet? Poet का सबसे favorite activity क्या है? So your answer will be the poet favorite activity is lying in his cottage bed. उनका favorite activity क्या है कि अपने रूम में एकदम से वो लाई है, बेड पे लेटा हुआ है, एंड लिसनिंग टू द सॉफ्ट साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ। और एकदम आराम से लेट करके वो क्या सुन रहा है, बारिश की बूंदों का छत पे गिरना। वो शीटे वाली छत है, जो टिप टैप गिर रहा है, उसको वो बड़े ध्यान से सुन रहा है। नाउ 3rd नंबर, व्हाई डज द पोइट कॉल डार्कनेस मेलानकली? पोइट ने डार्कनेस मेलानकली क्यों कहा है? So your answer will be the poet calls darkness melancholy. melancholy का मतलब बच्चों सैड होता है। क्या होता है? सैड, बहुत दुख ज्यादा, sorrow, because it creates a sad and gloomy atmosphere, है ना, बहुत ही दुख भरा वातावरण क्रिएट कर दे रहा है। रिमाइंडिंग हिम ऑफ पास्ट मेमोरी, और पास्ट मेमोरी, पुरानी बातों को याद कर रहा है, अपनी माँ को याद कर रहा है ये, तो इसलिए मेलानकली शब्द का यूज किया गया है। नाउ दी आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3rd हो जाएगा, इट मेक्स हिम सैड। क्या है वो? बहुत ज्यादा दुखी है। ये एक्सप्लेनेशन भी है। द पोइट कॉल्स डार्कनेस मेलानकली बिकॉज इट ब्रिंग्स अ फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड नॉस्टैल्जिया, रिमाइंडिंग हिम ऑफ द पास्ट मेमोरीज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. Find a word from the passage whose meaning is same to sadness. तो सैडनेस का जैसा कि हमने बताया, क्या हो जाएगा, मेलानकली, CHOLY, मेलानकली हो जाएगा सैड के लिए दूसरा वर्ड। ठीक है, अब आ जाओ, इसका और वाला सवाल भी हम लोग देखेंगे। और वाला सवाल द लेक आयल ऑफ इनस्प्री का है। ये भी एक पोएम है खूबसूरत सा, तो इसको भी आप लोग रीड कर लेना। हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर पे जंप करेंगे। फर्स्ट कह रहा है कि व्हाट डज इट इन द लास्ट लाइन स्टैंड फॉर? जो लास्ट लाइन है वो किस पर स्टैंड कर रहा है? योर आंसर विल बी, सो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा लेक वाटर। क्या हो जाएगा? लेक वाटर। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट शुड डज द पोइट हियर इवन व्हेन ही इज अवे फ्रॉम इनस्पिरी? जब वो इनस्पिरी जाएगा तो वो क्या सुनना चाहता है? साउंड ऑफ कार्स, नॉइस ऑफ द सिटी, साउंड ऑफ द लेक वाटर एंड ऑल ऑफ दिस? नहीं,
ऑल ऑफ दिस तो बिल्कुल भी नहीं होना है। ऑल ऑफ दिस तो बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि वो साउंड से ही तो भाग रहा है, वो नॉइज़ से ही तो भाग रहा है, सिटी से ही तो भाग रहा है, साउंड हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, साउंड ऑफ लेक वाटर। वो क्या सुनना चाहता है इनस्फ्री में? लेक वाटर सुनना चाहता है कि मैं वहाँ जब चला जाऊँगा पूरे भीड़-भाड़ से दूर, तो मैं वहाँ लेक वाटर के साउंड को मैं सुनूँगा। नाउ द थर्ड नंबर क्वेश्चन, lake water lapping with low sound. What image do these words draw in the mind? माइंड में कैसा क्रिएशन हो रहा है, कैसा मतलब एक पोर्ट्रेट बन रहा है, लो साउंड का कैसा पोर्ट्रेट बन रहा है ले वाटर का। चलिए आंसर देखते हैं। The word create an image of a calm and peaceful environment where gentle waves of the lake touch the shore softly, evoking a sense of the serenity and the nostalgia. कि जाऊंगा तो वहाँ पे एकदम से शांत माहौल मिलेगा वहाँ पर, जहाँ मैं अपने नॉस्टैल्जिया के साथ, उदासी के साथ आराम से वहाँ पे मैं आराम कर सकता हूँ, रह सकता हूँ और वहाँ की शांति को मैं सुन सकता हूँ। नाउ द फोर्थ नंबर क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट हेयर नाइट एंड डे इन द कोर ऑफ हिज हार्ट? तो क्या चाहता है वो, रात दिन हो, नाइट एंड डे, रात और दिन, अपने दिल की कोर ऑफ हिज हार्ट, दिल की गहराई से वो क्या चाहता है, क्या सुनना क्या चाहता है? सो योर आंसर विल बी द पोइट हियर सुनता है सूथिंग एंड रिदमिक साउंड ऑफ द लेक वाटर लैपिंग अगेंस्ट द शोर, सिंबलाइजिंग हिज डीप लॉन्गिंग फॉर द पीसफुल एंड नेचुरल ब्यूटी ऑफ द इनस्फीरी। तो इनस्फीरी की नेचुरल ब्यूटी को वो देखना चाहता है, फील करना चाहता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल कह रहा है अटेम्प्ट एनी वन ऑफ वन एंड टू, दो में से एक अटेम्प्ट करना है। पहला दिया हुआ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का दिया हुआ है। A previous year, Albert's parents had moved to Milton and left their son with relatives. And after prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. And Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics. And after finishing schools, he decided to study at a university in Zurich, but science wasn't the only things that appealed to the dashing young man with the walrus mustache। कि वो भाई देखने में हैंडसम था, पतली मूछें थी और देखने में एकदम यंग मैन, डैशिंग यंग मैन था, एकदम हैंडसम था देखने में। सो पहला सवाल कह रहा है कि वेयर डिड आइंस्टाइन विश टू कंटिन्यू हिज स्टडी? कहाँ जाना चाहता था वो अपनी स्टडी को पूरा करने के लिए? in German speaking Switzerland. So your option C will be your correct answer. C, option C. Now next question. Why did Einstein decide to continue his study in Switzerland? वो क्यों चाहते थे कि मैं अपने आगे की पढ़ाई स्विट्जरलैंड में करूं? Your answer will be he chose Switzerland because the city was more liberal than Munich. कि म्यूनिक से ज़्यादा वो सिटी लिबरल था, स्वतंत्र था, आज़ाद ख्यालात का था। ऑफरिंग अ मोर सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर हिज एजुकेशन एंड पर्सनल ग्रोथ, कि वो वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है उनके एजुकेशन के लिए और उनके पर्सनल ग्रोथ के लिए। नाउ दी थर्ड नंबर क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट वॉज आइंस्टाइन गिफ्टेड एंड इंटरेस्टेड? कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जो इनको बहुत ज़्यादा पसंद था एकदम उसमें? तो योर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। वी हैव ऑलरेडी सीन इन द पैसेज में हमने देखा है कि उनको मैथमेटिक्स और फिजिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज सेइंग दैट वेयर डिड आइंस्टाइन गो आफ्टर स्कूल? कहाँ जाना चाहता था स्कूल के बाद? ही डिसाइडेड टू गो स्टडी एंड अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ इसका ही सवाल का एक और भी है
जो कि स्नेक एंड द मिरर का है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। पैसेज कह रहा है, सडनली देयर कम अ डल थॉट एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू ग्राउंड। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक। So no sooner had I turned that a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. So the snake's landing on me and my turning were simultaneous. I didn't jump, I didn't tremble, I didn't cry out, and there was no time to do any such thing. So the snake writhed along with my shoulder and coiled around my left arms above the elbow. So the hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. कि स्नेक जो पीछे से आया, मोटा हेल्दी सा स्नेक आकर के मेरे कंधे पे जंप किया और मेरे लेफ्ट हैंड पे पूरी तरह से क्वाइल कर लिया। उसके बाद ना मैं रो सकता था, ना मैं सो सकता था, ना चीख ना चिल्ला सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। और तो और उसका जो हुड होता है, नाग का जो मुंह होता है, सांप का जो मुंह होता है, उसको हुडी हम लोग कहते हैं। तो उस हुड और ऑथर के फेस में मात्र 3 से 4 इंच की दूरी थी। ठीक है, अब हम लोग सवाल करेंगे, व्हाट वाज द वर्ड ट्रिम्बल फ्रॉम द अबव लाइन मीन्स। ट्रिम्बल का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग होता है शिवर। मीनिंग क्या होता है? शिवर। ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द स्नेक डू आफ्टर लैंडिंग ऑन द डॉक्टर्स शोल्डर। व्हाट डिड द स्नेक, क्या किया जब इसके शोल्डर में आया वो स्नेक? योर आंसर विल बी, the snake slithered along his shoulder and coiled around his left arms above the elbow, spreading its hood shoes to his face. एकदम अपना मुंह इस इंसान के फेस से 3 इंच की दूरी पर रखा वो। ठीक है, ये था आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, व्हाट शूड डिड द हेयर वाइल सिटिंग ऑन द चेयर। जब चेयर पर बैठा तो क्या कौन सा साउंड सुनाई दिया? नाउ योर आंसर विल बी, ही हर्ड अ डल थॉट एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड। ऐसा लगा कि कोई रबर का ट्यूब जमीन पर गिरा, ऐसा ही उसको साउंड फील हुआ। अगला है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। फोर्थ नंबर कह रहा है, व्हाट हैपन व्हेन द नरेटर टर्न अराउंड सी व्हाट हैड फॉलन देयर। जब वो टर्न किया कि क्या गिरा देखने के लिए, तो उनको क्या दिखा? चलिए, फोर्थ नंबर का आंसर मिस हो गया है, इसको हम लोग लास्ट में करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, 4 into 3 का है, 4 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने। यू हैव टू सॉल्व 4 क्वेश्चंस नाउ एंड ईच क्वेश्चंस विल बी कैरी 3 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। सबसे पहला सवाल कह रहा है, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ऑड काइंड ऑफ अ स्कूल। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ऑड काइंड ऑफ अ स्कूल। टॉमी पहला चैप्टर का है, तो पुराने तरह के स्कूल को कैसे टॉमी ने डिस्क्राइब किया था? टॉमी कौन था? याद करो सब लोग, तब तक मैं आप लोग को आंसर बताता हूँ। ठीक है, टॉमी डिस्क्राइब्स द ऑड काइंड ऑफ द स्कूल एज अ प्लेस वेयर स्टूडेंट्स गैदर्ड इन अ बिल्डिंग। जहाँ पर बच्चे गैदर्ड होते हैं, सारे स्टूडेंट सेट टुगेदर इन अ क्लासरूम, एक साथ बैठते हैं, और टॉट बाय द ह्यूमन टीचर इंस्टीट ऑफ द मैकेनिकल वन। कि भाई मैकेनिकल से अच्छा वो किसी इंसान से पढ़ रहा है, मशीन के बजाय। He found it strange that some students had to carry books instead of learning from a screen. कि कंप्यूटर के स्क्रीन में पढ़ने से उस समय लोग बुक से पढ़ते थे, बुक को कैरी करते थे। तो ये था उनका पुराना स्कूल, जैसे टॉमी ने डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वर कंट्रीब्यूशन ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एंड एवेलिन जेलेनी ऑफ द म्यूजिक। तो दोनों का क्या क्या था? व्हाट वर द कंट्रीब्यूशन ऑफ उस्ताद, ये दोनों का म्यूजिक के प्रति क्या कंट्रीब्यूशन था? सो योर आंसर विल बी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान popularized the Sahnai and brought to the global stage, while Evelyn Glani, despite being deaf, became a world famous percussionist
and proving that passion and dedication can overcome any obstacles. तो ये शहनाई के लिए जाने जाते हैं, शहनाई बजाते थे शादी ब्याह में, बहुत सुंदर शहनाई वादक थे ये। और इसके ठीक अपोजिट जो है, ये एल्विन जैलेनी किसके लिए जानी जाती थी, और गैलेनी, ये प्रोनाउंसिएशन में जैलेनी और गैलेनी जरा देख लीजिएगा आप लोग। तो वो क्या थी, डीफ थी, मगर फेमस थी किसके लिए। तो ठीक इसके अपोजिट जो ये एल्विन गैलेनी थी, वो परकशनिस्ट के लिए फेमस थी। और ये क्या होता है, ताल वादक होता है। परकशनिस्ट क्या होता है, ये ताल वादक होता है, ताल वादक इन हिंदी, ठीक है। परकशनिस्ट होता है प्रोनाउंसिएशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज कैजियाज फादर डिफरेंट फ्रॉम मिस्टर मैकडोनाल्ड। तो कैजिया के जो फादर थे वो मिस्टर मैकडोनाल्ड अंकल से कैसे डिफरेंट थे। तो हम सभी जानते हैं कि वो कैसे डिफरेंट थे, वो अपने बच्चों के साथ खेलते वेलते थे ना। तो आंसर देखिए क्या हो जाएगा। कैजियाज फादर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एंड ऑथोरिटेटिव एंड नॉट वेरी एक्सप्रेसिव ऑफ हिज लव, कि अपने लव को वो एक्सप्रेस ही नहीं करते थे अपने बच्चे के प्रति। वेर एज जबकि इनका उल्टा क्या था, मैकडोनाल्ड अंकल वॉज वेरी फ्रेंडली, प्लेफुल एंड अफेक्शनेट विथ हिज चिल्ड्रन। वो अपने बच्चों के साथ उनको सर पे कांधे पे ऐसे बिठा के उनके साथ खेलते थे। सो कैजिया लॉन्ग्ड फॉर अ फादर लाइक मिस्टर मैकडोनाल्ड। वो कैसा फादर चाहती थी, मैकडोनाल्ड की तरह वो फादर चाहती थी। हु स्पेंड क्वालिटी ऑफ टाइम विथ हिज किड्स, जो अपने बच्चों के साथ बड़ी बढ़िया टाइम बिताते थे। नाउ फोर्थ नंबर क्वेश्चन इज, व्हाई वर द डिवोटीज सो ईगर टू एंटर द पशुपतिनाथ टेम्पल। जो डिवोटी थे वो इतना ज़्यादा ईगर क्यों थे पशुपतिनाथ टेम्पल में घुसने के लिए, एंटर करने के लिए। सो योर आंसर विल बी, the devotees were eager to enter the Pashupatinath temple because they believed it was a sacred place where they could receive the blessings of Lord Shiva, and the temple was always crowded with worshippers who showed deep religious devotions. ठीक है, पशुपतिनाथ मंदिर में जाने के लिए क्यों थे, क्योंकि वहाँ उनका मानना था कि ये जो पवित्र जगह है, यहाँ पर ब्लेसिंग मिलता है लॉर्ड शिवा का, और यहाँ चौबीसों घंटे बहुत भीड़ क्राउडेड होता है। वर्शिपर सारे आते हैं यहाँ पर अपनी डीप रिलीजियस को, अपने डिवोशन को शो करने के लिए, दिखाने के लिए। नाउ फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इज, एपीजे, व्हाई डिड एपीजे अब्दुल कलाम कॉल ही चाइल्डहुड अ सिक्योर चाइल्डहुड। तो उनको सिक्योर चाइल्डहुड क्यों कहा जाता था। नाउ योर आंसर विल बी, एपीजे अब्दुल कलाम called his childhood secure because he was raised in a loving and disciplined environment, क्योंकि वो शुरू से ही एक डिसिप्लिन्ड फैमिली में पल बढ़ रहे थे, इस तरह का एनवायरनमेंट उनको मिला था। हिज पेरेंट्स प्रोवाइडेड फॉर ऑल हिज नीड्स, सारी ज़रूरतें उनके पेरेंट्स पूरा करते थे। एंड instilled a strong moral values in him and ensured that he received a good education shaping his future। साथ ही साथ उनको अच्छा एजुकेशन भी मिला था जिससे उसने अपना फ्यूचर को शेप किया। ठीक है, तो हम लोगों ने फोर फोर करना था। यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट, आपको अटेम्प्ट करने थे ओनली 4। ठीक है, आप 4 करना था, हमने 5 कर दिया आपके लिए। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जिसमें कि 2 करना है, 3 दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग 3 कर रहे हैं यहाँ पर, आपको एग्जामिनेशन में 2 करना है। सो पहला है, वाई डिड द ऑथर्स ग्रैंडफादर डिसाइड टू बाई टोटो। टोटो को खरीदने का उनके ग्रैंड पेरेंट्स को क्या मन में आया था, क्यों खरीदा। योर आंसर विल बी, द ऑथर ग्रैंडफादर bought Toto because he was fond of the animals and wanted to add an unusual pet to his collection। तो वो चाहते थे, उनको पेट पालने का बहुत शौक था, जानवरों को पालते थे, तो एक अनयूजुअल पेट चाहते थे। वो गाय बकरी रखे थे तो वो चाहते थे एक मंकी भी रहे उसमें। ही फाउंड टोटो टू अ मिस्चीवियस मंकी। उन्होंने पाया कि कैसा है ये टोटो, बहुत बदमाश नटखट मंकी है। एंड इन द हैंड्स ऑफ अ टोंगा ड्राइवर एंड डिसाइडेड टू रेस्क्यू हिम बिलीविंग ही वुड मेक एन इंटरेस्टिंग कंपेनियन। उनको लगा था कि ये एक इंटरेस्टिंग कंपेनियन बनेगा,
इन्होंने उसको रेस्क्यू किया था, एक रिक्शे वाले से बचाया था, उससे खरीद लिया था, लेकिन इसका सब उल्टा ही हुआ था उसके घर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, हाउ डिड शू ट्राई टू रिवाइव जॉनसीज इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर। जॉनसीज के इंटरेस्ट को वो कैसे रिवाइव करना चाहती थी? शू जो कि उसकी फ्रेंड थी। योर आंसर विल बी, Sue tried to revive Jonas's interest by encouraging her to fight her illness. बीमारी से वो लड़ेगी तभी तो उससे बाहर आ पाएगी। And stay hopeful, उम्मीद नहीं खोना है। She painted a leaf on the wall when the real last leaf was about to fall. जब रियल जो लास्ट लीफ था वो गिर गया था, तो वो अंकल जो थे उन्होंने क्या किया था, एक लास्ट लीफ ड्रॉ किया था जो कि उनका मास्टरपीस था, और जिसको देख करके ही जॉनसी फिर से वापस उनको जीने का इंस्पिरेशन मिला था। सो गिविंग जॉनसी एन स्ट्रेंथ टू बिलीव दैट शी कुड सर्वाइव। जो उसकी उस लीफ वाले पेंटिंग ने इसको सर्वाइव करने के लिए स्ट्रेंथ दिया। नाउ द थर्ड, टू ही करना है, मैंने थर्ड कर रखा है आप लोगों के लिए। थर्ड नंबर कह रहा है, डिस्क्राइब द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द लस्कॉफ व्हेन सर्गेई ऑब्जर्व हिम इन हिज यार्ड। कि जब सर्गेई ने उनको अपने यार्ड में ऑब्जर्व किया था, लस्कॉफ ने कैसे करके अपना फिजिकल अपीयरेंस बताया था। लस्कॉफ अपीयर्ड वीक, कमजोर था, शैबित कपड़े पहने थे, मिजरेबल कंडीशन में था। सर्गेई शॉ हिम इन द यार्ड, उसने देखा, जो मालिक था सर्गेई एडवोकेट था, उसने देखा। ही वॉज ड्रेस्ड इन टॉर्न एंड डॉटी क्लोथ्स, फटा पुराना कपड़ा पहना था, लुकिंग हेल्पलेस दिख रहा था और उनको सपोर्ट चाहिए थी। ही ट्राइड एंड अनहेल्दी अपीयरेंस रिफ्लेक्टेड हिज डिफिकल्ट लाइफ। तो मिला जुला कर ओवरऑल वी कैन से दैट कि उनकी स्थिति बड़ी ही दयनीय थी, पैथेटिक कंडीशन में था वो बंदा। चलिए नाउ थर्ड हो गया। अब हम लोग के पास क्या है, नाउ वी हैव द 10th क्वेश्चन नंबर 10th। ठीक है, 10th में 2 है, 1 करना है, लेकिन हमने दोनों किया है आप लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th का देख रहे हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 100 to 20 वर्ड्स। हाउ मेनी वर्ड्स? 100 to 20 वर्ड्स। सो पहला है, व्हाट वर आइंस्टाइन एंड कलाम्स कंट्रीब्यूशन टू द नॉलेज ऑफ साइंस, सो विच वैल्यूज इन देयर कैरेक्टर्स मेड हिम ग्लोबल सिटीजन। तो कौन सा ये एक वैल्यू था उनका जिन्होंने उनको एकदम ग्लोबल सिटीजन के तौर पर उनको फेम दिलाया। योर आंसर विल बी, आइंस्टाइन रिवोल्यूशनाइज्ड फिजिक्स विद हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या दिया था उन्होंने? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था, चेंजिंग द वे वी अंडरस्टैंड स्पेस, टाइम एंड एनर्जी। एपीजे अब्दुल कलाम ऑन द अदर हैंड प्लेड a key role in India's missile and space program, earning him the title of Missile Man। तो इसलिए लोग उनको ग्लोबल फेम उनको मिला था, मिसाइल मैन के नाम से वो फेमस हो गए थे। बोथ मैन वर नॉन फॉर देयर इंटेलिजेंस के लिए, डेडिकेशन के लिए और ह्यूमिलिटी के लिए जाने जाते थे। द वैल्यू नॉलेज, हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस मेकिंग देम रिस्पेक्टेड फिगर्स वर्ल्ड वाइड। देयर कमिटमेंट to scientific advancement and their vision for a better future made them global citizen। तो इसीलिए लोग उनको ग्लोबल सिटीजन में वो फेमस हो गया था, उनको जानते थे इस तरह से। नाउ अगला क्वेश्चन कह रहा है, द लाइफ ऑफ द संतोष यादव एंड मारिया सारापोवा प्रूव दैट डिटरमाइंड एंड कंसिस्टेंट हार्ड वर्क पेव्स द वे ऑफ सक्सेस। आइडेंटिफाई द पॉइंट्स ऑफ द कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट इन द लाइव्स ऑफ दोज टू ग्रेट players, right? Your answer will be, संतोष यादव एन इंडियन माउंटेनियर्स। क्या थी वो? पर्वतारोही थी, माउंटेनियर्स थी। मारिया सारापोवा एज अ रशियन टेनिस प्लेयर थी। बोथ ओवरकम हार्डशिप टू अचीव ग्लोबल सक्सेस। संतोष डिफाइड societal norms of the pursue her passions of mountaineering।
बिकमिंग द फर्स्ट वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। ऐसी भारत की प्रथम महिला बनी जिसने 2 बार एवरेस्ट को फतेह किया। मारिया शारापोवा वर्कड टायरलेसली। सो संतोष यादव Maria Sharapova worked tirelessly from a young age, so moving to the USA to train and eventually becoming a world famous tennis player. वो वर्ल्ड फेमस टेनिस प्लेयर बन गई। बोथ वुमन exhibited determinations and resilience and the discipline. However, their field of the success were different. दोनों का फील्ड अलग था लेकिन दोनों ने नाम कमाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। संतोष इन माउंटेनियरिंग एंड मारिया इन स्पोर्ट्स। संतोष पर्वतारोही बनी तो ये स्पोर्ट्स में अपना नाम बनाए। डिस्पाइट दिस दे बोथ प्रूव दैट डेडिकेशन एंड परसेवरेंस लीड टू ग्रेटनेस। दोनों ने अपना अपना मुकाम हासिल किया अपने हार्डवर्क के जरिए। नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब हमारे पास 11th नंबर क्वेश्चन है जिसमें फिर हमें एक करना है, एक ही हमें कंप्लीट करना है। फर्स्ट वन कह रहा है स्टोरी टेलिंग इज एन आर्ट। कहानी कहना सुनाना एक कला है। कमेंट विथ रेफरेंस टू द स्टोरी ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ईश्वरन द स्टोरी टेलर जो कि आपके 3rd चैप्टर में है, उसी से रिलेटेड ये सवाल है। अब आपको क्या करना है, आंसर देना है। चलिए लेट्स सी योर आंसर। यहाँ आपका आंसर कह रहा है कि स्टोरी टेलिंग इज एन आर्ट दैट रिक्वायर्स इमेजिनेशन, एक्सप्रेशन एंड इंगेजमेंट एज शीन इन R.K. Narayana's story Iswaran the storyteller. Iswaran, a servant, captivates his master Mahendran and with his vivid and exaggerated stories। भाई उनकी जो कहानियाँ थी, कितना एग्जैजरेट करके बताने की जो उसमें टैलेंट था, कला था, कैसे वो एकदम से थ्रिल्ड क्रिएट कर देता था अपनी स्टोरी में। ही एड्स ड्रामेटिक गेस्चर्स, एक्सप्रेशन एंड सस्पेंस टू मेक हिज टेल्स सीम्स रियल एंड इंगेजिंग। तो अपने कहानियों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कर देता था। हिज एबिलिटी टू टर्न ऑर्डिनरी इंसिडेंट्स इनटू थ्रिल। उसमें कैसी एबिलिटी थी, वो मामूली सी कहानी को थ्रिल में बदल देता था। नैरेटिव शोज दैट पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। हिज घोस्ट स्टोरी फॉर इंस्टेंस affect Mahendra so much that he starts believing in supernatural events and the highlights how a skilled storyteller can make people visualize and experience emotions through words alone। कि कैसे वो घोस्ट वाली कहानी सुनाया, सो इतना उसका अफेक्ट पड़ा महेंद्रा पर कि सब ड्यूटी उटी छोड़कर रिजाइन मार के भाग गया। नाउ सेकंड नंबर है और में है, ये आप लोगों को करना नहीं है, दोनों में से एक ही करना है जो इच्छा। डिस्क्राइब इन बिलीव द स्ट्रेंज केस बॉट टू द किंग एंड द किंग्स जजमेंट। ये इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आएंगे आपके एग्जामिनेशन में। इससे आप लोग हिंट्स ले सकते हैं कि किस टाइप का आता है और किस लेवल का प्रिपरेशन वी शुड हैव टू कीप। हमें कैसा लेवल का प्रिपरेशन अपने अंदर रखना होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं, जो कि किंगडम ऑफ द फूल्स का है, ठीक है। किंगडम ऑफ द फूल्स का है ये। द स्ट्रेंज केस इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स दैट लीड टू अ humorous at wise judgment by the king in the story in the kingdom of fools. A thief was killed when a wall collapsed on him and his family damaged demanded justice, leading to a series of blame shifting accusations from the house owner of the mansion to the dancing girl and finally the goldsmith। तो इतने लोगों के बीच में कहानी घूमता रहता है। एक चोर है जिसकी डेथ हो गई चोरी करने के दौरान, ड्यूरिंग इन थीपिंग। अब उसको जजमेंट चाहिए, उसको न्याय चाहिए, डिमांड कर रहा है न्याय का। और इसमें जो एक्यूजेशंस होते हैं, जो दोषी होते हैं, लेकर के मकान के मालिक से लेकर के बनाने वाले तक और उस डांसिंग गर्ल तक भी पहुंच जाता है, फाइनली गोल्ड स्मिथ तक पहुंच जाता है। द किंग इन इज फुलिश विजडम declared that the richest man in the kingdom should be punished in the palace of the
एक्चुअल कल्प्रिट, बोला नहीं यही एक्चुअल कल्प्रिट है, इसी को फांसी दो। इवेंचुअली द डिसीजन वॉज रिवर्स व्हेन अ क्लेवर मिनिस्टर मैनिपुलेटेड द सिचुएशन। एक क्लेवर मिनिस्टर ने उनके माइंड को बदल दिया, तब वो क्या हुआ कि पूरा स्थिति चेंज हो गया। सेविंग एन इनोसेंट मैन्स लाइफ, द स्टोरी humorously highlights the absurdity of the blind justice and the foolish ruler। तो एक बेवकूफ राजा की कहानी थी जो फांसी का फंदा तो बना लेता है और उसके लिए किसी भी इनोसेंट आदमी का गला ढूंढता है जो उस फांसी पर फिक्स हो सके। तो वो फुलिश किंगडम और फुलिश किंग का चैप्टर से ये था। नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल क्वेश्चन आंसर। टोटल 11 क्वेश्चंस थे, लेकिन 11 के अंदर भी बहुत क्वेश्चंस भी था। चूंकि ये सैम्पल पेपर है इसलिए इसको बीच में रोक नहीं सकते थे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन जो भी एस्पिरेंट्स हैं अगर सैम्पल पेपर को करके जाते हैं तो उनको एक मोटा मोटा ओवरव्यू मिल जाएगा कि किस तरह के सवाल आएंगे एंड कैसे डील करना है और अपनी प्रिपरेशन किस लेवल का रखना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, तो आप लोग इसको ज़रूर करके जाएं। इसी के साथ थैंक यू सो मच एंड वी विल meet very soon with the another sample paper. Again, thank you so much.